नमस्कार सभी को। थैंक यू रिजुन फॉर इंट्रोड्यूसिंग टुडेस टॉपिक। आज के सारे पार्टिसिपेंट्स का मैं बहुत दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं रोड टू डिजीज फ्री लाइफ में एक नए टॉपिक में। और जैसे लास्ट वीक हमने एक ऑर्गन जो प्रोटेक्शन है उसकी सीरीज पे स्टार्ट किया, तो लास्ट वीक वी कंडक्टेड ऑन किडनी केयर एंड टुडे आल्सो वी हैव सिलेक्टेड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज ऑन फाइब्रॉइड इश्यूज। तो फाइब्रॉइड इश्यूज खाली फीमेल से संबंधित नहीं है, बल्कि ये पूरे फैमिली को भी कनेक्ट करके रखता है। इट इज़ नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट सम रिप्रोडक्टिव इश्यूज, बट ये एक फीमेल हेल्थ के बारे में है। प्लस मेल्स को भी इसकी जानकारी रखनी ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी लॉन्ग टर्म मैरिड लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सो दैट यू कैन कीप योर सेल्फ हेल्दी। प्लस यू कैन ऑल्सो प्रिवेंट कि अगर आपको कोई ऐसे इश्यूज हो सके तो आप उनको बचा सकते हैं, और खुद आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के द्वारा ही आप उनको कंट्रोल में भी रख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, हम फाइब्रोइड पे जैसे बात कर रहे हैं, तो बेसिकली वी जस्ट गो थ्रू द रोड मैप ऑफ टुडे सेशन। इसमें हमने रोड मैप में ये बात की है कि उसके कॉजेस और इश्यूज क्या होते हैं, सिम्टम्स कैसे हैं, फाइब्रोइड में जैसे जैसी फीलिंग होती है आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, वी विल टॉक अबाउट दैट। आई विल सजेस्ट सम आयुर्वेदिक हर्ब्स फॉर फाइब्रोइड प्रॉब्लम्स। और इसमें जो बॉडी की जो प्रकृति है उसके हिसाब से, कफ और पित्त के हिसाब से ये डाइट है उसका मैं आपको जानकारी दूंगा। प्लस इसमें योगासन है, जो स्पेसिफिकली फाइब्रोइड इश्यूज किसी को हो तो वो उसको फॉलो कर सकते हैं। सो व्हाट आर फाइब्रोइड्स? बेसिकली एक तरह का ये ट्यूमर्स होता है, इसका टेक्निकल टर्म फाइब्रोइड इसे बोला गया है मॉडर्न साइंस के हिसाब से। बट ये ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो ज़्यादा नॉन कैंसरस होते हैं। कोई ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये वैसे तो किसी की भी बॉडी में रह सकता है। और एक्चुअली क्या प्रॉब्लम होती है इसमें कि ये सिम्टम्स पता ही नहीं चलते। कई सारे महिलाएं ऐसे हैं जो फाइब्रोइड इश्यू से गुजरते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है, और लाइफ लॉन्ग तक वो उस प्रॉब्लम को रखते हैं। कई लेडीज ऐसी जो ये कारण से बता नहीं पाते, हिचक होती है, संकोच होता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको मालूम ही नहीं चलता जिनको फाइब्रोइड के इश्यूज हैं। तो फाइब्रोइड के इश्यूज अगर हैं भी तो लाइफ लॉन्ग चले जाते हैं और वो उनका जीवन भी समाप्त हो जाता है। पर आज के मॉडर्न साइंस के हिसाब से काफी सारी तकनीक आ गई है जिनको खाली इसका ऑप्शन खाली ये दिया कि आप ऑपरेशन के द्वारा ही ठीक कर सको। बट टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट कि आप आयुर्वेदिक वे से फाइब्रोइड्स को कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं। एंड फाइब्रॉइड्स आर ऑल्सो नोन एज सिस्ट। जब ये ट्यूमर आपका डेवलप हो जाता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है, तो इसको सिस्ट का नाम दिया गया है। और एक तरह की गांठ बन जाती है। वो गांठ को निकालना एक तरह का एक सर्जिकल प्रोसीजर ही दे के रखा है। बट आयुर्वेद में हम उसको प्रिवेंट कैसे कर सके, ये बात हम आज कर रहे हैं। सो इसमें अलार्मिंग फैक्ट्स है कुछ फाइब्रॉइड के बारे में कि देर आर अबाउट 20% to 80% of females who develop the fibroids by the time they reach the age of 50। ये एक्चुअली क्या है, इश्यूज आते हैं जब भी मेनोपॉज का जब पार्ट आता है लाइफ में फीमेल्स के लिए, तो ये बेसिकली डेवलप होते हैं। इनका फाइब्रोइड्स होता तो है, बट दे स्टार्ट इंक्रीजिंग। और उसको श्रिंक कैसा किया जाए, कंट्रोल में कैसा लाया जाए, ये बात जानने की जरूरी है। एंड देर आर मोर देन 1 मिलियन केसेस पर ईयर। इंडिया में आज के दिन 10 लाख से ज्यादा महिलाओं को ये तकलीफ है। और ये साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि फाइब्रोइड का इशू पता नहीं चलता है कई लोगों को, और मालूम चलता है तो लाइफ लॉन्ग भी चल सकता है। इसमें घबराने वाली बात ये तब आती है जब इसमें दर्द होने लगता है। ऐसे ऐसे सिम्टम्स आते हैं कि आपको आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। एंड एटलीस्ट वंस इन अ वाइल हर किसी फीमेल को ये तकलीफ आती ही आती है। एंड दिस प्रॉब्लम कैन अकर इवन आफ्टर प्रेगनेंसी, या आपको मेनोपॉज के बाद तो ये होता ही होता है। कुछ परसेंटेज होते हैं जिनको ये होता नहीं, क्योंकि हो सकता है उनको मालूम ही ना हो। तो दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। तो कॉजेस क्या है फाइब्रॉइड के? दे आर हार्मोनल। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन जो एक हार्मोन्स होते हैं दो तरह के,
जब ये जनरेट होते हैं बॉडी में, तो अगर इनका इम्बैलेंस हो जाता है, घट जाते हैं या बढ़ जाते हैं, ज्यादा बढ़ने से भी तकलीफ होती है, तो फाइब्रोइड का ये कारण होता है। प्लस ये जेनेटिक होता है, फैमिली से रन थ्रू हो जाता है। एक्सेसिव इंटेक ऑफ नॉन वेजिटेरियन डाइट, इसके कारण से फर्क पड़ता है, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन फूड से एस्ट्रोजन का लेवल्स बढ़ता है, एंड एस्ट्रोजन कॉजेज टू क्रिएट सम टिश्यूज, और ऐसे ऐसे ब्लड क्लॉटिंग इश्यूज होते हैं जिससे फाइब्रोइड भी जनरेट होता है। एक्सेस इंटेक ऑफ स्वीट, ऑयली और फैटी फूड, एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर आप बॉडी एक्टिविटी नहीं करते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं फीमेल्स में, मेनली आजकल बहुत ही इनबैलेंस बॉडी स्ट्रक्चर हो गया है, दैट मे बी ड्यू टू देयर वर्क लाइफ और सम इनएक्टिविटी ऑफ द बॉडी, तो इसके कारण से ये फाइब्रोइड के इश्यूज डेवलप हो जाते हैं। एंड लास्टली, अगर आपकी स्लीपिंग और मील टाइमिंग्स बराबर नहीं है, तो इससे भी फाइब्रोइड के इश्यूज आते हैं। सो हु आर अफेक्टेड, तो इसमें एज का फर्क पड़ता है, जैसे मैंने बताया 40s और 50s में आफ्टर मेनोपॉज इसका फाइब्रोइड्स यूजुअली श्रिंक होने लगता है, बट उसके पहले भी जो पीरियड होता है, ये इशू तभी ही डेवलप होता है। प्रेगनेंसी के बाद भी होता है, और मेनोपॉज के आसपास से बहुत तकलीफ हो जाती है, क्योंकि एक पूरा बॉडीली स्ट्रक्चर और हार्मोनल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। फैमिली हिस्ट्री, जैसे मैंने बताया कि किसी को अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो फाइब्रोइड इश्यूज हो सकते हैं। ओबेसिटी, ओबेसिटी एक जरूर एक बड़ा कारण है। जैसे ही बॉडी में स्ट्रक्चर चेंज होते हैं, अगर आपके पेल्विक बॉडी में इफेक्टिव हो गया, अगर वो जो फाइब्रोइड है पेल्विस एरिया में बन जाता है, तो ओबेसिटी के रिस्क होते हैं, और जिनको ओबेसिटी है, ओवरवेट है, उनको फाइब्रोइड्स के रिस्क ज्यादा होते हैं। ईटिंग हैबिट्स, जैसे बताया कि नॉन वेजिटेरियन डाइट या मीट खाने से फाइब्रोइड के इश्यूज होते हैं, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कोई ऐसी तकलीफ हो, अगर आप खुद को रिलेट कर सकते हैं, आज आप जो भी पार्टिसिपेंट्स है, इफ यू कैन रिलेट योरसेल्फ, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप समझ जाइए कि आपकी ईटिंग हैबिट्स में कुछ चेंज आपको लाना पड़ेगा। सो व्हाट आर द सिम्टम्स? दे कैन बी हैवी और प्रोलॉन्ग पीरियड्स, ब्लीडिंग विद पीरियड, pelvic pain and pressure, frequent urination, low back pain during intercourse, and difficulty getting pregnant. So आपका यूट्रस जो फीमेल यूट्रस जो होता है, फाइब्रोइड इज लोकेटेड एंड डेवलप्ड ओवर देयर ओनली। अगर वहाँ की एरियाज में इतना जो सिम्टोमेटिक जैसा भी हो, वो इतना सेंसिटिव पार्ट है, अगर ऐसी कोई चीजें डेवलप होती है, तो दीज आर द सिम्टम्स दैट यू कैन फेस। ये टेक्निकल पार्ट में आपको थोड़ा सा समझा दूं कि वेयर डू फाइब्रोइड्स ग्रो। तो इसमें सब म्यूकोसल फाइब्रोइड्स होते हैं दैट डेवलप इनसाइड द यूटेरिन कैविटी, यानी जो यूट्रस होता है, आप जो सेंट्रल पार्ट देखेंगे अगर, तो वहाँ मेंशन किया हुआ है, ये उसके वॉल्स में और साथ में इंटरनली डेवलप होता है। यूट्रस वो पार्ट है जहाँ पे चिल्ड्रन रेज बेयर होता है, वहाँ पे बेबी होता है, इट डेवलप्स ओवर देयर, और उसके अंदर अगर ऐसा फाइब्रोइड डेवलप होता है, तो दैट कैन ऑल्सो कॉज इनफर्टिलिटी। सो सब म्यूकोसल फाइब्रोइड अगर किसी को हो जाता है, तो दैट इज द मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ फाइब्रोइड, क्योंकि वो इनफर्टिलिटी भी कॉज करता है, प्लस ऑल्सो इट डेवलप सम ओबेसिटी इश्यूज। अगर वहां पे से अगर आपको ओबेसिटी इश्यूज होते हैं, तो आपको आगे मैरिड लाइफ में भी बहुत तकलीफ हो जाती है। इंट्राम्यूरल फाइब्रोइड्स होते हैं, एंड सब सेरोजल फाइब्रोइड्स हैं, जो आउटसाइड ऑफ द वॉल ऑफ यूट्रस होते हैं। एंड पेंडेंकुलेटेड जो फाइब्रोइड्स हैं, वो एक तरह के स्टेम होते हैं, वो आपके यूट्रस में ही होते हैं या उसके आउटसाइड पार्ट से होते हैं, बट इट डेवलप्स अ काइंड ऑफ अ स्टेम। जैसे आपको किसी तरह का आउटसाइड स्किन पे कोई मस्सा आ जाता है, कोई ट्यूमर जैसा हो जाता है, तो वो इस तरह का होता है। नाउ विल कंसिडर द आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव ऑफ फाइब्रोइड। इसमें ऐसा अप्रोच है आयुर्वेद के हिसाब से। हमने एक वेबिनार ली थी ओबेसिटी पे, जिसमें आपको वात, पित्त और कफ, तीन तरह के बॉडी स्ट्रक्चर बताए गए थे, और आयुर्वेद सारा इसी सर्कल के आगे पीछे घूमता है। जैसे ही आप सुबह उठते हैं, तो आपकी वात की प्रकृति होती है, दिन में आपकी पित्त की प्रकृति होती है, और शाम से लेकर रात तक आपकी कफ प्रकृति होती है। तो जिन लोगों की पित्त और कफ प्रकृति होती है, स्पेशली कफ प्रकृति को ही
जिनके लोग हैं फीमेल्स हो उनको फाइब्रॉइड के इश्यूज होते हैं। तो हाउ डज दिस हैपन? व्हेन देयर इज इंक्रीज्ड कफ एंड वीकेंड पित्त, यानी कफ बढ़ जाता है और कमजोर पित्त के कारण वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब पहुंचता है तो कफ बढ़ जाने के कारण से एक तरह का मसल डेवलप होता है। वो मसल एक्चुअली स्मूथ फॉर्म में होता है यूट्रस में और धीरे धीरे डेवलप होता है। ऐसे नहीं कि आपको कुछ दिन पहले या कुछ महीनों में ही डेवलप हुआ हो, ये कई सालों के बाद डेवलप होता है। और जितना जल्दी आप इसको पता कर लेंगे तो आप उतनी जल्दी आप इससे निदान भी पा सकते हो। बट देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू विच इज हार्ड एंड ऑफ लो क्वालिटी। ये जो फाइब्रस टिश्यू है, जैसे हमारे स्किन पे कोई फुंसी हो जाती है या मस्सा हो जाता है, हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये एक तरह का ऐसा ही फॉर्म है जो आपकी यूट्रस में पैदा हो जाता है और उसको फाइब्रोइड नाम दे करके वो ट्यूमर जैसा बनता है। हालांकि ये कैंसरस इश्यू नहीं है, बहुत रेयर केसेस होते हैं, मोर देन थाउजेंड्स में से कोई एक केस होता है जिनको इसके कारण से कैंसरस फाइब्रोइड होता है। और इंक्रीज कफ स्लोज डाउन एग प्रोडक्शन एट ओवरी। जैसे ही कफ का जो लेवल है बॉडी में बढ़ जाता है, इससे ओवरी से एग प्रोडक्शन का डेवलपमेंट कम हो जाता है, विच कॉजेज इनफर्टिलिटी। और अल्टीमेटली वो क्या है, जो एग्स जो फॉर्म हुए वो खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस तरह से वो सिस्ट डेवलप होकर के उसको फाइब्रॉइड बोला जाता है। तो दिस इज हाउ आयुर्वेदिक अप्रोचेज द फाइब्रॉइड्स। अगर आपकी कफ प्रकृति में इम्बैलेंस आ गया है तो इस दोष के कारण आप समझ सकते हैं कि आपको कंट्रोल कहाँ करना है। नाउ आई टेल यू सम स्पेसिफिक हर्ब्स जो फाइब्रॉइड्स में हेल्प करते हैं। द वेरी बेसिक हर्ब इज कांचनार। हरिद्रा यानी कच्ची हल्दी होती है, प्लस साथ में इसमें शिगरू यानी ड्रम स्टिक होता है। तो ड्रम स्टिक आप जैसा खाते हैं वैसा खा सकते हैं या उसके लीव्स को भी खाते हैं, जिसे मोरिंगा कहते हैं। शिगरू बहुत हेल्प करता है। पुनर्नवा इज द वेरी स्पेसिफिक हर्ब जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ फॉर्म होता है किसी का भी, उस ऑर्गन को रिन्यू करने में हेल्प करता है। मुलेठी यानी ज्येष्ठमध, शतावरी और गोटुकोला, ये 7-8 हर्ब्स हैं जो आयुर्वेद के हिसाब से फाइब्रोइड्स को कंट्रोल करने में या मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। और उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। वी टॉक अबाउट इन डिटेल इन लेटर स्टेज। अभी मैं आपको प्रकृति के हिसाब से डाइट प्लान बता देता हूँ। जिनकी कफ प्रकृति ज्यादा है तो उनको फाइब्रोइड के इश्यू, तो वो कैसा कैसा खाना खा सकते हैं। तो जिन्होंने भी नोटबुक्स अपने पास रखी, दे कैन नोट डाउन एंड ऑल्सो दे कैन फॉलो। ये सेशन जब यूट्यूब पे अपलोड होगा तो दे कैन वॉच इट अगेन। तो कफ पेसिफाइंग डाइट, जिसके भी कफ प्रकृति ज्यादा है उनको कैसा खाना खाना है। तो ग्रेन सच एज बकव्हीट यानी कुट्टू का आटा, किनोवा, बार्ले, मिलेट्स, ओट्स एंड एमरैंथ। और वेजिटेबल्स, जो भी ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स हैं और जो भी क्रूसीफोरस वेजिटेबल्स होता है जो जमीन से जस्ट जस्ट ऊपर होके जो उगते हैं, जैसे बीन्स हो गया, कॉलीफ्लावर, कैबेज है, तो ये खानी चाहिए। फ्रूट्स में आपको पीचेस खाने चाहिए, पियर्स खाने चाहिए, एप्पल्स, पोमेग्रेनेट्स, फिग्स यानी अंजीर और चेरीज खाना चाहिए। घी एक्चुअली आपको, अगर कफ प्रकृति है आपको थोड़ा लिमिटेड खाना चाहिए, अगर कफ प्रकृति है। फिर आते हैं पित्त प्रकृति के लोग। अभी जैसे पित्त और कफ का इम्बैलेंस होने के कारण जो फाइब्रोइड इश्यूज होते हैं, कफ अगर घट जाता है और पित्त बढ़ जाता है, तो जिनमें बॉडी हीट ज्यादा हो जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये चीजें खानी है। तो अगर आप चावल खाते हैं, ग्रेन्स लाइक राइस, बीट, एमरंथ एंड बार्ले है। वेजिटेबल्स में आपको कैरेट्स खानी है, बीन्स है, पीज है, कुकुम्बर है, एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। बेसिकली जो बिलो द अर्थ, अगर धरती के नीचे जो भी ग्रेन्स जो वेजिटेबल्स पैदा होती हैं उनको आपको स्पेसिफिकली खाना है, तो आपका पित्त कंट्रोल रहेगा। और फ्रूट्स में आपको पाइनएप्पल्स, एप्पल्स, कोकोनट्स, डेट्स एंड फिग्स। हाँ, और घी और कोकोनट ऑयल आपको जैसे है, तो घी आपको, और जो भी आप ऑयल प्रेफर करते हैं कच्ची घनी का, तो आपको जरूर खाना चाहिए अगर पित्त की प्रकृति है तो। नाउ एज यू कैन सी, दीज आर फाइब्रोइड फ्रेंडली फूड्स। अगर आपको फाइब्रोइड इश्यूज है तो आप इन
फूड्स का तो डेफिनेटली यूज करना ही करना है आपको। तो ऑनियंस, गार्लिक्स, बीट्स, कैबेज मैंने आपको बता दिए हैं। बेल पेपर्स खा सकते हैं, और आपको ब्रोकली जरूर खानी चाहिए। प्लस किसी भी तरह का जो ड्राई बीन्स है, यानी किडनी बीन्स, राजमा, काबुली चना, मूंग, मटकी, ग्रीन ग्राम्स जो भी है, इनको आपको जरूर खाना है और अच्छे से कुक करके खाना है। तो आप इन तरह का जो सीरियल और ग्रेन्स खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे, प्लस ये जो फ्रूट्स हैं, पपायास, बेरीज और ऑरेंजेस आपको स्पेसिफिकली खाने हैं, तो आप फाइब्रोड फ्रेंडली रहेंगे। आपको इस तरह के इश्यूज अगर होते हैं तो ये फूड आपको जरूर खाना चाहिए। प्लस फॉर प्रिवेंटिंग ऑल्सो यू कैन हैव दिस। अभी कौन सी चीजें नहीं खानी है, ये यहाँ पे स्पेसिफिकली दिखाया गया है कि आपको कोई भी तरह का वाइट रिफाइंड शुगर से बना हुआ कोई भी आइटम बिल्कुल नहीं खाना है। वाइट ब्रेड बिल्कुल नहीं खानी है। मैदा से बना हुआ आइटम नहीं खाना। पास्ता और पोटैटो जो स्पेसिफिकली दिखाया मैंने, इनको नहीं खाना है। और शुगरी ड्रिंक्स, यानी जो भी एरेटेड सोडा और शुगरी ड्रिंक्स है, जो भी कोल्ड ड्रिंक्स आती है, वो बिल्कुल भी नहीं पीनी। अगर आपको फाइब्रोइड इश्यूज है और नहीं भी, तो भी आप ये कर सकते हैं। आपको अगर सिम्टम्स वैसे हो रहे हैं जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा, तो आपको ये खाना ही नहीं है। एंड स्ट्रिक्टली यू कैन अवॉइड दीज फूड्स, सोया प्रोडक्ट्स, जंक फूड, कोल्ड वाटर और फ्रिज आइटम्स आपको बिल्कुल नहीं खाने। अच्छा, अभी ये जो योगासन है फाइब्रोइड्स के हिसाब से, आपको मोस्टली ये जो योगासन आपको दिखाए गए हैं, दीज आर ऑल इंस्ट्रक्शनल योगासन। आपको किसी के इंस्ट्रक्शन में करेंगे तो अच्छा है, गाइडेंस में करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये थोड़े डिफिकल्ट पोजेस हैं। आपको फिजिकली थोड़ी तकलीफ भी हो सकती है, तो यू कैन टेक सम इंस्ट्रक्शन। तो इसमें सुप्त पद्म कोणासन आता है, जो फोल्डेड लेग एंगल पोज होता है। सुप्त वीरासन है, जो आपको वज्रासन में बैठ के करना होता है, बट यू हैव टू लाई बैक डाउन। और द्विपद विपरीत दंडासन जो है, ये कर सकते हैं। सेतु बंधासन आप खुद ट्राई करके कर सकते हैं। और उत्तनासन, अगर आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है, इफ यू कैन बेंड डाउन फॉरवर्ड, तो आप उत्तनासन भी ट्राई कर सकते हैं। सो दीज आर सम योगासन दैट यू कैन डू फॉर फाइब्रोइड इश्यूज। आज हम आपके सामने एक ऐसा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो फाइब्रोइड केयर किट हमने वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है। अगर आपके फाइब्रोइड रिलेटेड कोई ऐसे इश्यूज हो रहे हैं, तो हमने एक स्पेसिफिक किट बना दिया है, जिसमें ये प्रोडक्ट सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। और इसमें कंसिस्ट करके एक किट बन जाता है। अगर आपको इश्यूज है फाइब्रोइड से रिलेटेड, तो आप ये किट को डायरेक्टली ले सकते हो, जिसमें उषा पान के लिए त्रिफला रस, एलोवेरा, व्हीट ग्रास जूस दिया है। साथ में कांचनार गुगुल और विधिवादिका की टैबलेट्स होती है। और पुनर्नवादी क्वाथ है, पुनर्नवा और सारे कुछ हर्ब्स मिलाकर के एक काढ़ा बना हुआ है, जो पुनर्नवा बेस है। तो ये चीज़ों के साथ में एक 7 पाउडर्स है, जो स्पेसिफिकली बनाया गया है। ऋषि सर, जो हमारे यहाँ पे स्वस्थ लाइफस्टाइल में और स्वस्थ आयुर्वेदा के सीनियर हेल्थ एडवाइजर है, उन्होंने ये स्पेसिफिकली ऐसा फॉर्मूला बनाया है, जो फाइब्रोइड रिलेटेड इश्यूज को कंट्रोल कर सकता है, उनको स्पेसिफिकली ध्यान दे सकता है। तो ये किट आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। एंड ये जो किट है, आपको ना कि ऐसा नहीं कि आपको ऑर्डर देंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट पे भी मिला जाएगा। आज के दिन अगर आप इसको बुक करते हैं, तो यू कैन गेट अवेल डिस्काउंट। हमारे जो व्हाट्सएप नंबर्स हैं, अगर किसी को भी इश्यूज है ऐसा, वो स्पेसिफिकली हमको कनेक्ट करके दे कैन पिंग ऑन द मैसेज नंबर, एंड देन दे कैन प्लेस देयर ऑर्डर्स अकॉर्डिंगली। हालाँकि इसमें अगर आप स्पेसिफिक गाइडेंस लेके करना चाहते हैं, तो ऋषि सर हमारे साथ अवेलेबल होते हैं। आप उन हमारे साथ अपॉइंटमेंट लेकर के भी देन यू कैन एड्रेस योर प्रॉब्लम्स, क्योंकि बॉडी की प्रकृति के हिसाब से हमको वो बना के देना पड़ता है, और उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। Dear participant, you can go on our website swasthonline.com and get this fibroid care kit and start your transformation from today itself. So don't stop. You can just explore and go on our website swasthonline.com. And very excited to share that Rishi sir is now connected with us. Today is a very special day. Fastest fingers first क्या कर रहा हूँ आज? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है,
सोचा था कि कुछ सवाल पॉपुलेशन के बारे में, ताकि एक अवेयरनेस हो। लेकिन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि हमारे दुनिया में पॉपुलेशन किस तरह से बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पर मेरा विचार इससे थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। बढ़ती कहाँ जा रही है? कहीं पर भी अगर कोई रेट बढ़ने की गति का पैमाना है, तो हमारे जो हिंदू ग्रोथ ऑफ रेट या हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो है, उसका उदाहरण दिया जाता है। जहां स्लो होती है, तो हम तो कह रहे हैं कि हिंदुओं की तो ग्रोथ हो रही है, फिर ये पॉपुलेशन डे क्यों मना रहे हैं? इसके लिए जहां बढ़ रही है उनको बोलिए भाई, उनके लिए करिए, उनको जागृत कीजिए। और मेरा तो कहना है कि जो सनातन धर्मी है, सनातन वाले हैं, हिंदू धर्म वाले हैं, उनको तो जागृति देनी चाहिए उनके लिए तो, कि पॉपुलेशन बढ़ाइए भाई, पॉपुलेशन बढ़ाइए। ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे उनके लिए है जिनकी पॉपुलेशन बेतहाशा बढ़ रही है। हाँ, जो 4 बीबियां 40 बच्चे पैदा करते हैं, जो खूब, हाँ इसमें विदेशों में ठीक है जागृति होती है, कर लेकिन उनके वहां पर तो किस तरह से बच्चे पैदा हो रहे हैं। दूसरा, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का एक ये और हो सकता है एक दूसरा एंगल, कि पॉपुलेशन यानी कि प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग वो अच्छा होना चाहिए, क्वालिटेटिव ह्यूमन बीइंग उनका प्रोडक्शन होना चाहिए। ये एक एंगल करें। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे में खाली ये नहीं कि जनसंख्या घटानी है कि क्या करनी है, मेरे ख्याल से जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। चाइना वाले भी जनसंख्या बढ़ाने की फॉर्मूले करने लगे हैं। वो स्कॉलरशिप देते हैं अभी जनसंख्या बढ़ाने पर सब्सिडी देते हैं, कुछ कुछ फैसिलिटी देने लगे हैं, क्योंकि उनको भी समझ है इंसान तो रहेगा तो ही सृष्टि चलने वाली है। लेकिन इंसान कौन रहे? जो स्वस्थ हो, स्वस्थ होनी चाहिए। जो ब्रीड हो, जो प्रोडक्शन हो, वो स्वस्थ होना चाहिए। तो लोग स्वस्थ कैसे पैदा हो, और लोगों को पैदा करने का कार्य जो है वो शक्ति है। वो शक्ति जननी शक्ति, मातृशक्ति। तो भगवान की जो शक्ति है, जो संसार को बनाती, संसार का निर्माण करती है, वो निर्माणकारी जो शक्ति है, अगर वो स्वस्थ रहेगी तो स्वस्थ संतान पैदा होगी। वो स्वस्थ संतान पैदा होगी, स्वस्थ इंसान पैदा होंगे, स्वस्थ दुनिया रहेगी। तो स्वस्थ संसार के लिए स्वस्थ मातृशक्ति का होना जरूरी है। तो स्वस्थ मातृशक्ति कैसे हो, उनका स्वास्थ्य कैसे देखा जाए, ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे हमारा फोकस होना चाहिए। तो इसी को डेडिकेट करते हुए आज का ये सेशन रखा गया है फाइब्रॉइड्स के ऊपर। इसकी काफी डिमांड भी आ रही थी काफी सारे लोगों की, और मुझे आप लोगों के साथ ये शेयर करते बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे पास जो आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में इतने केसेस जो फाइब्रॉइड से रिलेटेड आए हैं, एक या 2 केसेस को छोड़ करके बाकी सब नॉन सर्जिकल, विदाउट सर्जरी सब स्वस्थ हुए हैं। और जो एक 2 केसेस भी है वो भी इसलिए हुए कि उनको आयुर्वेद पे भरोसा कम रहा, उन्होंने साथ साथ में रखा, ठीक है, तो उनको वो एलोपैथी में या मॉडर्न साइंस के उसमें आए तो उनको करना पड़ा। लेकिन बाद में भी वो करने के बाद भी उनको आयुर्वेद ही अपनाना पड़ा। और एक ऐसे बेचारे थे जिनको कुछ पता नहीं था पहले, और उनकी बच्ची के साथ ऐसा हो गया कि वहां पर डॉक्टरों ने उसका सिस्ट पहले ही वो ऑपरेट कर डाला। लेकिन उसका बड़ा रिपरकशन बहुत दुखदाई हुआ, बहुत भयानक हुआ कि वो बच्ची उसके बाद वो सिस्ट का जो उनका सर्जरी हुआ, उसके बाद वो बच्ची माँ बनने की होती है। तो दुखद बात होती है। तो ये जो आज हमारा जो टॉपिक है आप सब जानते हैं, और जो मातृशक्ति जुड़ी हुई है उन सबको नमन करते मैं सबको आग्रह करता हूँ कि जितने भी आपके साथ संपर्क में हो, और जो आधी आबादी है जो संसार की, उस सबको जागृत कीजिए इसके बारे में। और यहाँ मैं एक बात जो है वो आखिर में रखने वाली थी, उसका थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ कि असल में जो वुमेन एम्पावरमेंट है, जो स्त्रियों की जो शक्ति है, कहते हैं वुमेन एम्पावर, नारी की शक्ति, नारी का अधिकार, ये सब बातें होती है। और मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ी नारी की शक्ति और नारी का अधिकार जो है, और वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा कार्य अगर कोई है तो वो है नारियों की, स्त्रियों के स्वास्थ्य की रक्षा करना और उनको स्वास्थ्य प्रदान करना। अगर दुनिया ने
स्त्री को उनका स्वास्थ्य अगर दे दिया, उनका स्वास्थ्य का रक्षण कर दिया, तो वो सबसे बड़ा एम्पावरमेंट है। बाकी जितने भी बातें हैं ना, वो सब घोषणा है, मैं उन सबको निरर्थक मानता हूँ। कुछ अगर कोई माता बहनें अगर इसके बात से असहमत हो सकती हैं तो होंगे, लेकिन अगर इस बारे में अगर वो तर्क करेंगी, विवाद करेंगी, विचार करेंगी, चिंतन करेंगे, तो उनको समझ में आएगा कि वास्तव में वुमेन एम्पावरमेंट सबसे बड़ा यही है कि उनके इस रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो स्वास्थ्य है, उस स्वास्थ्य का उसी समय से ध्यान रखना जिस समय से वो प्यूबर्टी एज में आती है। लड़कियां जब भी प्यूबर्टी एज में एंटर करती, वहीं से ही उनके स्वास्थ्य की हानि शुरू हो जाती है। कितनी उनकी हानि होती है? हार्मोनल चेंज तो एक वजह हो गई है कि वो हार्मोनल चेंज होता है, तो प्रकृति का उनका डेवलपमेंट, बॉडी का डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। लेकिन जो ये नारी के साथ ही है ना, पुरुष के साथ थोड़े है वो, ये समस्या पुरुषों की थोड़े है। संसार का प्रजनन करने का कार्य वो पुरुष थोड़े कर सकता है। पुरुष थोड़े स्तनपान कर सकते हैं, पुरुष थोड़े बच्चे पैदा कर सकते हैं। जो प्रजनन करने का, प्रोडक्शन करने का कार्य नारियों का है। उनको उनके अनुसार जो शरीर दिया गया है, उस शरीर का रक्षण और उसका स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही सबसे बड़ा नारी का एम्पावरमेंट। तो पुबर्टी की एज से ही उनका ध्यान रखना चाहिए। जो हर महीने उनका कमजोरी आती है, जो वीकनेस आती है, जो न्यूट्रिशंस का, जो विटामिन का, जो एनर्जी का ह्रास होता है, डिप्रिसिएशन होता है, उसको केयर करना शुरू से ही कोई नहीं करता, ध्यान नहीं करता। एजुकेशन की कमी है, समझदारी की कमी है, जानकारी की कमी है, और संकोच है, एक रूढ़िवादिता है, बात भी नहीं करते हैं, पता भी नहीं होता है। तो इसको तोड़ना पड़ेगा, इस बेड़ी को, और इसको आगे बढ़ाना। आज समय में आपको कुछ थोड़ी सी ऐसी बातें बताऊंगा जो वैसे तो निपुण जी ने बहुत कवर किया है, और उसको मेडिकली और टेक्निकली भी उन्होंने इसको एक्सप्लेन करके बताया, उसके रीजन और डायग्नोसिस सब करने का बताया है। मैं कुछ उससे अलग की कुछ बात बताऊंगा, लेकिन इसमें एक छोटी सी कहानी आपको कहना चाहता हूँ पहले। एक बार, और ये यहाँ पर धरती की बात है, भगवान विष्णु के पास नारद जी जैसे जाते रहते हैं, वैसे ही धरती पर भगवान के पास एक बार एक मंदिर में ठाकुर जी के सामने एक ऋषि, एक संत आए। भगवान के पास मंदिर में आए, जो भगवान विराजमान मंदिर में है, उनको देखा। संत ने देखा भगवान बड़े उदास है। पूछा, भगवान आप इतने उदास क्यों हैं? भगवान बोलने लगे कि हे मुनिवर, उदास न हो तो क्या करूं? ये इंसान ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। क्या परेशान कर दिया? तो देखिए, कुछ भी बात होती है, ये मंदिर में चले आते हैं, अपनी हर समस्या, हर परेशानी को मेरे यहाँ ले आते, छोड़ करके बोझा मेरे ऊपर चले जाते हैं। इनको गरीबी है या नहीं भी है, अमीर है या गरीब है, कोई भी एक तो धन मांगने या पैसा मांगने मेरे पास यहाँ आते, तो मैं कोई बैंक हूँ क्या? अरे बैंक भी देता तो ब्याज भी देता है, वहां से तो लोन भी मिलता है, और उनका ही पैसा उनको मिलता है। मेरे पास धन मांगने आ जाते हैं, जो बैंक बना दिया, हाँ, या सरकार बना दिया, जैसे सब्सिडी दे रही है, फ्री में बांट रही है, चलो वो भी दे देते हैं। फिर बोले किसी का शादी ब्याह नहीं होता, तो कोई लोग इसलिए आते हैं, लड़के लड़कियां मंदिर में आते हैं, अच्छा वर वधु मांगने के लिए माता पिता आते हैं यहाँ पे। तो क्या मैं कोई क्या मैरिज ब्यूरो खोल रखा है यहाँ पे? मंदिर को मैरिज ब्यूरो बना दिया। और कोई बीमार होता है तो भी मेरे पास चला आता है, तो मंदिर को दवाखाना बना दिया, जैसे अस्पताल है कोई। तो मंदिर तो रहा ही नहीं। जिसके लिए मंदिर बनाया, जिसके लिए मुझे यहाँ बिठाया, जिसके लिए आना चाहिए, वो सब तो कोई करते ही नहीं है।
आज मंदिर को मैरिज ब्यूरो बना दिया है, मंदिर को बैंक बना दिया है, मंदिर को सरकार बना दिया है, मंदिर को दवाखाना बना दिया है। परेशान नहीं तो क्या करूं। और तो नेता लोग भी यहाँ जाते हैं और खड़े होने वाले दोनों लोग आ जाते हैं। वो कहता है मुझे जिताओ, इसको हराओ, वो जिता। मन तो करता दोनों को हरा दो। ऐसे ऐसे लोग आते हैं, क्या करूं? परेशान नहीं हूं तो क्या करूं। इस संसार ने मुझे बहुत परेशान किया। तो उस समय ऋषि ने पूछा, परेशानी तो बहुत सारी है, अब आपको इतना अनुभव हो गया है, आपको एक्सपीरियंस हो गया इंसान का कि इंसान कैसे कैसे परेशान करता है, तो आप जरा ये भी बता दीजिए कि ये जितने भी परेशान करने आते हैं आपके पास, उसमें से सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है? आप सबसे ज्यादा किस बात से परेशान होते हैं? भगवान से पूछा तो भगवान बोले, भाई सबसे ज्यादा परेशान मुझे वो करते हैं जो अपने अधिकारों की मांग करने आ जाते हैं। अपना कर्तव्य, ड्यूटी, कर्तव्य पालन कुछ करेंगे नहीं, लेकिन अधिकारों की मांग करने जरूर आ जाएंगे, वो भी लाउड स्पीकर के सामने। जो लोग गली गली घूमते हैं लाउड स्पीकर लेकर के, हड़ताल करते हैं, अनशन करते हैं, आंदोलन करते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं और वो मांगे करने लगते हैं अपनी मांगों के लिए, अपने अधिकारों के लिए, जो करते हैं ना, वो सबसे ज्यादा मुझे परेशान करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है कि अधिकार मांगने की चीज नहीं होती है। आप कर्तव्य का पालन करोगे तो बिना मांगे ही अधिकार आ जाता है, और ये जानने के बावजूद भी अधिकार के लिए घूमते रहते हैं। तो वैसे ही जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि नारी के अधिकारों के लिए नारियां निकलती है, या नारियों के साथ पुरुष भी नारियों के अधिकारों के लिए निकलते हैं, अधिकारों की मांग करते हैं। अरे अधिकारों की बात छोड़िए, आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। नारियों से भी कहा जाता है, भगवान कहते हैं कि नारियां अपने अपने कर्तव्य का पालन के, क्या कर्तव्य? अपने स्वास्थ्य के प्रति अपना कर्तव्य उनको ध्यान रखना है। आप अपने पेट को ठीक नहीं रखेंगे, आप अपने गर्भाशय को ठीक नहीं रखेंगे, आप अपनी ओवरी यूटेरस को ठीक नहीं रखेंगे, तो सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होगी? आपका कर्तव्य है सृष्टि का उत्पत्ति करना, प्रोडक्शन करना, ये आपकी ड्यूटी है। भगवान ने ये ड्यूटी आपको ही दी है और किसी को नहीं दी है, इसलिए आपको अपने ड्यूटी का ध्यान रखना, अपने उसका स्वास्थ्य का ध्यान रखा और होगे तो अपने आप आपके पास अधिकार आ जाएगा। तो अब ये आज इसी फाइब्रोइड जो नाम की समस्या है, जो 80% महिलाओं को जिंदगी में कभी न कभी होती है, और उसमें से भी 25% ऐसे हैं जो बड़ी खतरनाक स्टेज पर आती है। तो इसलिए उनके लिए आज की ये बात की गई है। तो ये अधिकार देने का कार्य आज हम स्वास्थ्य देने के बारे में करके, आज हमारे जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है इसका, उसको समर्पित करते हैं। देखिए, फाइब्रोइड्स जो है इसके दो भाग है, लेकिन आधार एक ही है कि चाहे वो सिस्ट हो चाहे फाइब्रोइड्स हो, जितने भी रूप है फाइब्रोइड्स के, उन सब का कारण है वो है इम्बैलेंस, असंतुलन। असंतुलन किसका? असंतुलन या तो हार्मोनिकल यानी हार्मोनिक का, और दूसरा त्रिदोष का यानी आपकी प्रकृति का, वात पित्त का। इनमें इम्बैलेंस जब होता है तो फाइब्रोइड्स की उत्पत्ति होती है, फाइब्रोइड की प्रॉब्लम। और चाहे कितने भी रूप फाइब्रोइड्स के आ जाए, वो सारे के सारे इन दो ही कारणों से, और दोनों कारणों के पीछे एक ही चीज है, असंतुलन। यानी बैलेंस रखना, जिंदगी का बैलेंस बनाना, रहने का, खान पान का, आहार का, विहार का, और सब तरह का बैलेंस जो रखे। और यहाँ तक कि स्त्रियों के जो भी कर्म है उन सब कर्मों का बैलेंस, चाहे उसमें उनको बोलने का ही हो, चाहे वाणी का हो, चाहे कर्मों का हो, करने का हो, चाहे घर गृहस्थी का कार्य का हो, वो भी बैलेंस में करना चाहिए। अति नहीं करना किसी की, न अति बोलना है न अति कार्य करना है। स्त्रियों को प्रॉब्लम जो है वो इसलिए होती है क्योंकि वो या तो अति बोलती हैं या अति कार्य करती हैं। अति बोलने से तो मानसिक रूप से कोई कोई चिंता, फिकर, अवसाद, टेंशन, तनाव ये शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कुछ गलत बोल गए, कुछ गड़बड़ हो गया, सही नहीं हुआ। तो अति बोलने से वो हो गया। अति कार्य करने से शरीर की हानि हो गई, ध्यान ही नहीं रखा। खड़े खड़े कार्य आजकल तो बहुत ज्यादा समस्या इसलिए पैदा हो रही, क्योंकि जो पहले तो चूल्हा जो करते थे वो नीचे बैठ के होता था, ये
खड़े खड़े प्लेटफॉर्म होता है, खड़े खड़े रहना पड़ता है, बड़ी भारी विकट समस्या, एक्सरसाइज एक्सरसाइज बहुत ज्यादा हो जाता है, इसके लिए बैलेंस करना जरूरी है। और त्रिदोष जो है वो गलत खान पान से, जंक फूड खाने से, रिफाइंड तेल खाने से, और जो यूरिया वाले केमिकल वाले फूड खाने से जो प्रॉब्लम होती है, यही कारण है। आप देख रहे हैं कि सारे वेबिनार में यही बात आती है, अल्टीमेटली जाकर के सुई अटकती है वहीं पर खान पान पर ही है, सात्विक खान पान पर। इसीलिए मैंने कहा 5 फूड्स जो वाला 5 फूड फॉर्मूला ना, वो हमारा 5 फूड फॉर्मूला यूनिवर्सल फॉर्मूला है, और वो ऑलराउंडर फॉर्मूला है, वो सब चीज में काम आता है। इसलिए सबसे पहले वो फॉर्मूले को अपनाना जरूरी है। आपको फॉर्मूला अपनाएंगे ठीक हो जाएगा। और रही बात त्रिदोष का, प्रकृति का दोष का जो करना है बैलेंस करने के लिए, तो उसके लिए तो उषापान, तो 2 चीज है, आपने 2 चीज कर दी, 5 फूड फॉर्मूला और उषापान, समझ लीजिए आपकी अधिकांश समस्याओं की जड़ का जो है निवारण वहां उसमें हो जाता है। तो इसके लिए हमने 2 चीजें बनाई है, उषापान के किट और 5 फूड फॉर्मूला के उसके, तो वो आपके इसके अंदर में भी वही चलते हैं, वो आपके बैलेंस में करते हैं। अच्छा, ये जो फाइब्रोइड की प्रॉब्लम जो ना, उसमें त्रिदोष क्या आता है, कफ बढ़ता है, यानी कि फिर मोटापा आता है उसके अंदर में, तो कफ की समस्या बढ़ जाती है और पित्त की समस्या घट, नहीं पित्त घट जाता है। तो पित्त घटने से यानी एसिडिटी कम हो गई है, एसिड की मात्रा और कफ की मात्रा बढ़ गई है, तो उससे क्या होता है, उसका जो इम्बैलेंस होता है उसके कारण से जो कफ बढ़ा हुआ है, और क्योंकि एसिड जो होता है वो मेल्टिंग का कार्य करता है, वो बढ़े हुए कफ के बने हुए जो भी सिस्ट के पार्टिकल्स है उसको मेल्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि पित्त की कमी है बॉडी के अंदर में, तो वो धीरे धीरे पार्टिकल्स बड़े बड़े होते वो सिस्ट बन जाता है। ये प्रॉब्लम फाइब्रोइड का है, बहुत सिंपल है, समझने की बात है। तो आप कहेंगे एसिडिटी होनी चाहिए, नहीं, ये एसिडिटी भी यानी कि पित्त भी बैलेंस में होना चाहिए। 33%, 33% जो है पित्त होना चाहिए, 33% कफ होना चाहिए, 33 होना चाहिए वात होना चाहिए, तीनों का बैलेंस होना चाहिए। अब इसमें वात का तो इससे संबंध नहीं होता है, लेकिन पित्त और कफ का डायरेक्ट कनेक्शन है। जहां पित्त घट गया और कफ बढ़ गया, तो उसका गैप इतना बड़ा हो गया कि अब वो पित्त इतना शरीर में नहीं रहा, जो कि कफ की अधिक मात्रा जो बन गई, एक्स्ट्रा जो क्वांटिटी हो गई है, उसको मेल्ट करने का काम कर दे और खत्म कर दे, तो वो नहीं होता है। इसलिए वो सिस्ट जो धीरे धीरे पार्टिकल जो है बढ़ करके बाद में वो फाइब्रोइड का या ट्यूमर का रूप धारण कर लेता है। तो जो ट्यूमर सिस्ट और फाइबर्स को लेकर के बनता है, वो ट्यूमर फाइब्रोइड्स कहलाता है। तो ये प्रकृति में इम्बैलेंस के कारण से होता है। तो आप सीधी बात है, आपको क्या करना है, आपको उषापान करना है, तो बैलेंस जो है उसको खत्म करना है, और आपको ऐसे खान पान करना है जिसके कारण से आपकी प्रकृति का बैलेंस बन जाए। सीधा ट्रीटमेंट इसके अंदर में है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। और आप जाएंगे मॉडर्न साइंस के अंदर में तो इतना सा होता है, वो सबसे पहले वो तो अच्छा शिष्ट हो गया, चलो कटो इसको, काटो इसको, सर्जरी कर दो, प्रॉब्लम वहीं शुरू हो जाती है। और वो तब आप यूट्रस को अगर ये सर्जरी करने जाते हैं, तो वहाँ जरूर कोई कोई डिफेक्ट या कोई कोई प्रॉब्लम आती है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो जाती है, और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ों के बाद प्रकृति उस जीव को भी सजा देती है, और भगवान करे कि जो ऐसा काम करते हैं उनको भी सजा देती है। क्योंकि आयुर्वेद चाहता है कि जो अनवांटेड सर्जरी जो की जाती है मॉडर्न साइंस के द्वारा, वो सब के सब पे रोक लगनी चाहिए। सर्जरी एक मॉडर्न साइंस का वरदान हो सकती है इमरजेंसी के लिए, लेकिन जो आज जो सर्जरी आजकल जो हो रही है हर चीज के अंदर में, सब कुछ में 90% सर्जरीज अनवांटेड हैं, और आयुर्वेद चाहता है कि उन सब अनवांटेड सर्जरीज को उस पर फुल स्टॉप लगे, और लोग बिना सर्जरी के ही स्वस्थ होना शुरू कर दे। आज फाइब्रोइड के लिए भी बिना उसके ही स्वस्थ होने के लिए आपको बताया जा रहा है। तो क्या क्या है, आपको उसमें कुछ चीजें बताई गई हैं, खाने पीने की भी और दवाइयां भी आपको बताई गई है। ये आपके सामने 5 फूड फॉर्मूला आया हुआ है, ये आप देख लीजिए। अब मैं आपको 2 चीज बता देता हूँ। सबसे बड़ी बात जो आजकल की लाइफस्टाइल में खान पान में आई है, जिसका सीधा और फाइब्रोइड की प्रॉब्लम के साथ में कनेक्शन है, वो है मांसाहार, नॉन वेज। आपको अगर अपनी फाइब्रोइड्स की 80% नारी, 80% लेडीज जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं उन सब के लिए कहता हूँ, अगर आपको उससे छुटकारा पाना है, आपको उसको ठीक करने, तो सबसे पहले मांसाहार का त्याग कीजिए, सबसे पहला शर्त ये। क्योंकि जो सिस्ट बनता है वो नॉनवेज को के कारण से, यानी कि कफ बढ़ा यानी सिस्ट बना, कन्वर्ट वो होता है। बाकी जो नॉर्मल कफ होता है तो मेल्ट भी हो जाता है, थोड़ी गर्मी पेट में उसमें
लेकिन नॉनवेज के कारण से बना हुआ जो सिस्ट होता है वो खाली गर्मी से कोई वो मेल्ट नहीं होता है, वो आपका फिर वो ट्यूमर बन जाता है और वही तकलीफ करने वाला होता है। तो सबसे पहले तो आपको नॉनवेज का ज्ञान करना। और दूसरी बात, जो अपने माइंड के अंदर में आप टेंशन लेते हैं, जिससे आपको चिंता होती है, डिप्रेशन आता है यानी अवसाद आता है, और जिसके कारण से आपको ये नींद नहीं आती है और जिसके कारण से आपको स्ट्रेस होता है, तो ये 4 बातें हैं, ये आपको होती है क्योंकि आपके मन में, मस्तिष्क में कोई ऐसी बातें आती है, वो अधिकारों की मांग को लेकर के हो सकती है, आपकी घर की समस्याएं कैसी होती होंगी, अपने कभी आपके राइट्स की बात आने लगती है, आपको लगता है कभी कभी आता है कि मैं दुनिया के लिए इतनी करती हूँ, परिवार के लिए इतना करती हूँ, लेकिन ये है अपना अपनी अपनी कुछ अधूरी अपेक्षाएं, अपनी आशाएं, आकांक्षाएं, और जिनके कारण से आपके माइंड में आपने टेंशन क्रिएट कर लिया है, स्ट्रेस क्रिएट कर लिया है, और जिसके कारण से आपके माइंड में एक डिप्रेशन आ गया, वो भी आपके फाइब्रोइड्स बनाने का कारण होता है। क्यों? क्योंकि उससे आपकी प्रकृति बिगड़ती है, आपके बॉडी के हार्मोनल चेंजेज होते हैं। तो ये मेंटल जो स्टेट आपकी है, उस मेंटल स्टेट के कारण से जो और हार्मोनल चेंज आता है, तो उसके कारण से आपका देखो कहाँ कहाँ फर्क पड़ता है। आपने खुद अनुभव किया होगा इस चीज को, जो महिलाएं आप लोगों ने सबने देखा होगा, आपका समय पर फिर मेंस्ट्रुएशन बराबर नहीं आता है, टाइम पर नहीं आता है, ब्लीडिंग ज्यादा होती है, कम फ्लो होता है, ज्यादा फ्लो होता है, यूरिनेशन कम ज्यादा होता है, ये सारी प्रॉब्लम वही जो सिम्टम्स फाइब्रोइड्स वाला शुरू हो जाते हैं, तो ये इसी कारण होते हैं। और मेंटल स्टेट का उसका डायरेक्ट कनेक्शन है। तो मस्तिष्क में से आप निकाल दीजिए ये अनवांटेड और या जो बातें हैं अधिकार, आपसे ज्यादा अधिकार सम्मत कोई है ही नहीं। भगवान ने आपको पहले से ही अधिकार सम्मत किया है, इस संसार को बनाने का अधिकार आपको दिया है, संसार को चलाने का अधिकार आपको दिया हुआ है। बस उससे बड़ा अधिकार आपको क्या चाहिए? फिर क्यों आप कोई और दूसरे अधिकारों के लिए आपको अपने आप को सुखा रहे हैं? क्यों आप और अधिकारों की बातों को लेकर के अपने माइंड में टेंशन क्रिएट, अवसाद क्रिएट कर रहे हैं? छोड़िए ना इनको। आपका असल में आपके लिए सबसे बड़ा अधिकार है वो एम्पावरमेंट, आपका सबसे बड़ा पावर वही है कि ये आपकी जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो आपका इश्यू है, जो प्रॉब्लम्स है, जो सारी को एड्रेस करना चाहिए। जो मंथली हर महीने आपको जो कमजोरी आती है उसको कम सप्लीमेंट करने के लिए आपके लिए कुछ न्यूट्रिशन, कोई एनर्जी, कोई ड्रिंक का एनर्जी सिरप या कोई आयरन कैल्शियम की कुछ ऐसी गोलियां या हर्ब्स आपको नियमित रूप से लेना चाहिए। यही आपका असली एम्पावरमेंट है। और वो आपका स्वस्थ शरीर रहेगा तो स्वस्थ मन रहेगा, स्वस्थ मन रहेगा तो आपके मन के अंदर में अच्छी बात ये रहेगी, कोई चिंता फिक्र और तनाव नहीं रहेगा। तो अब आते हैं एक दो बातों की बाद में आते हैं फिर दो तरह के खान पान की बातें, जिसमें एक जो मेरे पास केसेस रहे हैं डायबिटीज के, हाइब्रिड्स के, और जो स्वस्थ है बिना सर्जिकल के, उनके लिए डाइट के विषय में ये अनुभव सम्मत बातें हैं। पहला, डीएफ डाइट। डीएफ डाइट मतलब ड्राई फ्रूट्स की डाइट। और ये ड्राई फ्रूट्स में वो सीड्स भी आते हैं, नोवा भी आता है, चिया सीड भी आता है, और अखरोट है, अंजीर है, बादाम है, ये तो आते ही आते हैं। किशमिश है, ब्लैक किशमिश है, वो उसके अंदर में आते हैं। तो आप इनको अपने एक डाइट बनाइए। आपको नित्य थोड़ा इसका एक डाइट का ये खाना खाना, एक टाइम का या कुछ खाना मतलब तो ये नहीं करो पेट भर के ऐसा करना, लेकिन चाहे थोड़ा ही आप अपनी कैपेसिटी के साथ थोड़ा सा एक रखिए, क्या मुझे आधा कटोरी में ये थोड़े से ये थोड़ा ये खाना है रोज। तो ये आपको एक तो डीएफ का डाइट, ड्राई फ्रूट का डाइट। और दूसरा जो कि बहुत चमत्कारी है और 100% दावे के साथ है कि जिसमें आपका थाइरॉइड की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। और मैं जो भी ट्रीटमेंट के अंदर में जो ऊषा पान वगैरह देते हैं, बाकी तक दवाइयाँ देते हैं, उसके साथ भी मैं उसको रिकमेंड करता हूँ। वो कर लेते हैं तो फिर शायद किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। और वो है एक विशेष अर्क, गोमूत्र और गोमय का। गोमय जो गोबर होता है उसके अंदर में निकला है रस, और एक गोमूत्र, देसी गाय के गोमूत्र और गोमय का जो रस है उसका बना हुआ अर्क, या दोनों को कैसे भी किसी मात्रा में लेना, और किसी सही आयुर्वेदिक चिकित्सक के मार्गदर्शन में आप उसको लीजिए। अगर 10 ml रोज आप उसका लेते हैं, कितना भी फाइब्रोइड खतरनाक हो या कितना भी बड़े से बड़ा हो या कितना भी दुखदायी पीड़ादायक होगा, वो भी फाइब्रोइड आपका बिना सर्जरी के खत्म हो जाएगा। 100% गारंटी है आयुर्वेद।
नेचुरोपैथी की गारंटी है। तो ये आपको मैंने एक बहुत बड़ी टिप दी है, आप इस टिप को अपनाइए। जो लोग कहेंगे यही तो हिंदू समाज की सबसे बड़ी विडंबना यही है, हम लोग हिंदू रहे नहीं, हिंदू परंपराओं और रीतियों को रिवाजों को भूल गए हैं, इसीलिए तो सारी समस्याएं हैं, शरीर की समस्याएं भी इसीलिए है, बाकी और संसार की समस्या भी इसीलिए। तो उसमें क्या है कि वो कहेंगे हम तो नहीं, हमारे से तो गोमूत्र नहीं पिया जाता, नहीं नहीं नहीं, हम गौ में रस तो नहीं पी सकते, अभी तो समस्या है। चलो ठीक है, आपके लिए भी एक फॉर्मूला देते हैं, लेकिन वो फॉर्मूला हल्का होगा, उतना इफेक्टिव नहीं होगा, होगा जरूर थोड़ा बहुत, तो आपको लंबे साल 2 साल तक लेना पड़ता है। तो उसके लिए आप 3 चीजें नोट करिए। आपके क्वेश्चन आंसर मेरे को लगता है, मुझे उम्मीद है आप लोग अपने क्वेश्चन आंसर के साथ तैयार होंगे, लेकिन आप लिखते रहिए, अपने क्वेश्चन नोट करके रखिए। गौरव अरोड़ा, बोलिए गौरव जी, कुछ पूछना है या मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। ये जो मैं कह रहा था कि जो गोमूत्र और गोमय का सेवन नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए घरेलू है, 3 चीजें नोट कर लीजिए। जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक, लहसुन, अदरक और हल्दी, इन तीनों का काढ़ा बना, और ये तीनों का काढ़ा बना करके आपको उषा पान करने के बाद खाली पेट रोज लेना है। ज्यादा नहीं, आधा कप भी होगा तो भी चलेगा, थोड़ा सा भी, आप 1 कप की मात्रा अपने हिसाब से कर लीजिए, थोड़े से शुरू कर दे, थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं आप। इसका आप 6 महीने तक सेवन करेंगे तो आपका जो भी शिष्ट होगा वो शिष्ट धराशायी होगा। ठीक है, तो ये उनके लिए जो गौमूत्र और गोमय का पान नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा गौमूत्र और गोमय के रस का पान अगर आप करते हैं, अगर वो आप कर सकते हैं, तो ये वो सिर्फ फाइब्रोइड के लिए नहीं, बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए, क्योंकि फाइब्रोइड की प्रॉब्लम का डायरेक्ट कनेक्शन ओबेसिटी के साथ में है। जिसके जो मोटापा जिसका है, शरीर जिसका ज्यादा मोटापा होता है, उसको फाइब्रोइड की प्रॉब्लम उतनी भारी होती है। और स्पेशली तो ये जब 40 की बाद में मेनोपॉज के समय में बहुत विकराल रूप धारण कर लेती है, और अगर उस समय मोटापा है तो आपके लिए बहुत पीड़ादायक होती है, और वो आपकी डेंजर जोन में जा सकती है। ऐसे समय में आपको गोमूत्र और गोमय इसका ही पान करना चाहिए, तो वो आपकी उसको भी कंट्रोल करेगा, आपकी ओबेसिटी को कंट्रोल करेगा। और इसके अलावा आपको एक और टिप देता हूँ जो आप घर में कर सकते हैं। वैसे घरेलू टिप तो आपको काफी सारे दिए होंगे, निपुण जी ने खाने पीने के लिए बहुत सारी दी होगी, और उसके अंदर में कुछ दवाई कुछ चीजें बताई होगी खाने पीने की, तो मैं आपको फिर से नोट करवा देता हूँ। चाहे उसमें से 5-7 चीजें, मेथी है, मोरिंगा है, पुनर्नवा है, गार्सिनिया है, कांचनार है, आयुर्वेद के कुछ ये हब्स है, ये तो बेसिक हब्स है। इसके अलावा कुछ हब्स होते हैं जो कस्टमाइज करने पड़ते हैं प्रकृति के अनुसार से, और हर बॉडी स्ट्रक्चर की समस्या अलग अलग होती है, तो उसके अनुसार करना पड़ता है। तो वो आपको एक जो पाउडर है, पुड़िया है, जिसको आपका चटनी बना करके सुबह शाम लेना होता है, तो वो जो है आपकी प्रकृति और आपकी बाकी डायग्नोसिस करने के बाद, और डायग्नोसिस के लिए जरूरी नहीं आपको हम प्रत्यक्ष में आएंगे, आयुर्वेद चिकित्सक के पास कोई होगा या सामने फोन के ऊपर में भी आप उसमें पूरा आपसे जो वर्णन पूछा जाए उसका जानकारी देते, तो उसके आधार पर और उस पर भी आपको गाइडेंस दी जा सकती है। तो टेलीफोनिक काउंसलिंग भी इसमें संभव है, जिससे आप अपने लिए और इसका ट्रीटमेंट कस्टमाइज करवा सकते हैं। तो जो मैं एक बात और बताने वाला था कि इस एक और चीज को आप सपोज में करते हैं तो आपका इसमें ये भी फाइब्रोइड की प्रॉब्लम को सोल्व करने में उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको बताया होगा निपुण जी ने कि जिनको फाइब्रोइड्स की प्रॉब्लम है उनको ठंडा चीजें नहीं खानी है, ठंडी चीजें नहीं, फ्रिज की कोई चीज कोई नहीं है, पानी भी ठंडा नहीं पिए, गुनगुना गर्म पानी ही पीना है उनको, जितना हो सकता गर्म गर्म पानी पिए। तो वैसे ही आपके लिए उपाय ये है कि आपको ठंडे पानी से नहाना भी नहीं है, आपको स्नान ठंडे पानी से नहीं करना, लुकवार्म वार्म वाटर से करना है, और सप्ताह में कम से कम 1 बार आपको गर्म पानी से स्नान करना है। और अगर आप कटी स्नान कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। सप्ताह में 1 बार कटी स्नान, यानी कि जो टब होता है या बड़ा जो कटी स्नान जो प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र होते हैं वहां पर तो
उसके साधन होते हैं, उसके ड्रम होते हैं जिसमें आपको कटी तक पानी भर के रखो, उसमें आपको खड़े होना आधा घंटा, वैसा कटी स्नान की एक, यानी कहने का कि जो आपका नाभि के नीचे जो है तो उसको भाग को आपको गर्म रखना है। और सप्ताह में आप अगर एक बार गर्म पानी से स्नान कर लेते हैं तो उससे भी आपको फर्क पड़ता है। आप याद रखिए आपकी लाइफस्टाइल में ये चीजें शामिल करें। और नींद आपको पूरी लेनी है, ये नींद पूरी करना इसलिए जरूरी है ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे। फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम को बढ़ाने में, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस से इसका सीधा संबंध है, और हार्मोनल चेंजेस मानसिक बदलाव के कारण से हार्मोनल चेंजेस बहुत जल्दी आते हैं। तो इसलिए आपको अपनी मानसिक स्थिति को दुरुस्त रखना है। मेंटल हेल्थ को बिल्कुल ठीक रखने के लिए आपका पर्याप्त रूप से नींद लेना आवश्यक है। आप अगर थोड़ा ज्यादा लेंगे तो और अच्छा है, और अगर वो आप नींद पूरी ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते तो साथ में एक ध्यान रखिए, अगर रोज आप 10 मिनट 15 मिनट का आधा घंटे का शवासन कर ले तो आपको उससे नींद की कमी होती है, उसकी पूर्ति होती है। आधा घंटे का शवासन 3 घंटे की नींद को पूरा कर देता है। तो अगर आप 15 मिनट 20 मिनट का या आधा घंटे का आप शवासन करते तो कोई कमी होती तो उसकी पूर्ति उसका कंपेंसेशन शवासन से हो जाता है। आसन की बात चले तो आपको आसन भी बताए हैं, निपुण जी ने आपको योगासन बताए होंगे कौन कौन से आसन है, जिसमें ब्रिज पोज एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो ब्रिज पोज किसी सपोर्ट के साथ करने का होता तो उसमें ज्यादा अच्छा रहता है। मैं आपको आसन है 4 और बताता हूँ जो कि डायरेक्टली फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं। जो आसन और योगासन आपको निपुण जी ने बताए उनके अतिरिक्त आपको बता रहा हूँ, उनमें भी आया होगा वैसे। इसमें है विपरीत करणी और सर्वांगासन। विपरीत करणी को तो और सर्वांगासन नॉर्मली आपने देखा होगा कि मैं हर एक रोग के साथ में उसको बताता हूँ, क्योंकि वास्तव में सर्वांगासन तो पूरे सारे अंगों का ही ठीक करने का आसन है, और विपरीत करनी भी तो क्योंकि सारे बॉडी के सारे ऑलमोस्ट सभी पार्ट को एड्रेस करती है, और जो आपकी रोग की स्थिति में है उसको विपरीत करने का कार्य करती है। विपरीत करनी नाम है, और वो इसी प्रकार हुए सर्वांगासन विपरीत करने का ही एक्सटेंशन है। तो विपरीत करनी विद बटरफ्लाई पोज के साथ में अगर विपरीत करनी आप करते हैं तो ये आपके फाइब्रोइड्स की प्रॉब्लम को डायरेक्टली एड्रेस करते हैं, उस इश्यू को सॉल्व करने का। तो ये जो आप बताया है विपरीत दंडासन जैसे बताया, ये विपरीत दंडासन भी होगा, ये भी है, ये सारे हेल्पफुल होते हैं। और उसके अलावा मैंने आपको 2 चीजें मैं आपको आसानी करने के लिए जो आप बड़ी आसानी से करते हैं बिना मार्गदर्शन के कर सकते हैं। एक है योनि मुद्रा, सबसे इंपॉर्टेंट आयुर्वेद के अंदर में शास्त्रों में ये आसन का नाम ही, ये जो पोज है इस पोज का नाम ही एक्चुअल में ऐसा ही रखा गया है जिसका सीधा संबंध स्त्रियों के उस प्रजनन शक्ति अंग के साथ में है, और उसका नाम योनि मुद्रा रखा गया। आप योनि मुद्रा आराम से कर सकते हैं, आप चाहें तो मैं समझता हूँ कि अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं आप कैसे योनि मुद्रा का आसन कर सकते हैं, तो थोड़ा सा मैं जरा इसको एडजस्ट करूं, शायद आपको मैं ये पोज दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ। अगर मैं पूरा आपको विजिबल हूँ तो आज आप लोग जो भी हैं अगर जुड़े हुए हैं वो लोग आप उसको साथ में कर सकते हैं। मैं आपको बड़ा आराम से बताऊंगा कि ये क्या है योनि मुद्रा। बहुत आसान है, आप सुखासन में, अर्ध पद्मासन में, जो भी आपको आरामदायक हो उसमें आप इसमें बैठ सकते हैं। आप चाहें तो उसको वज्रासन में भी कर सकते हैं अगर आपको आरामदायक हो। अच्छा, इसमें बैठने के बाद में आपको क्या करना है, देखिए आपके दोनों हाथ लीजिए, हमें योनि मुद्रा बनानी है। योनि मुद्रा बनाने के लिए अंगूठी को अंगूठे से मिलाइए, तर्जनी को तर्जनी से मिलाइए। दिख रहे हैं आपको, दिख रहा है ना? ये जो अंगूठा है उसको अंगूठे से मिलाइए, तर्जनी अंगुली को अंगुली से मिलाइए, और बाकी जो 3 या 6 उंगलियां हैं दोनों हाथों की इनको मोड़ दीजिए। कर सकते हैं आप ये? मैं तो देख नहीं पा रहा हूं पर आप मुझे देख रहे हैं तो आप इसको करिए। ये हो गया। अब आपको इसको अंदर ले जाना है, जो 3 उंगलियां जो आपने मोड़ी है उनको अंदर ले जाना है और उसको ऊपर ले आना। अब आपने ये पोज बना लेना है, यानी वो 3 उंगलियां नीचे और ये इसके ऊपर में। हो गया। अब आपको घुमा करके आपके जो अंगूठे जो जुड़े हुए हैं उनको अपनी नाभि
नाभि में ले जाना है, एकदम सटाना है, और जो तर्जनी आपने जोड़ी हुई है उस तर्जनी को अब आपने नीचे करना है जमीन की तरफ। ये जो आपका पोज है, ये जो पोज है ये है, हाँ ये पोज है योनि मुद्रा। अब इस योनि मुद्रा के पोज में आप जब आते हैं तो आपका पीछे, आपकी कंधे दोनों पीछे की तरफ खींच जाते हैं और आपका ऑटोमेटिकली जो है एक श्वास लेने का एक दबाव आता है, आप सांस लेना छोड़ना करना होता है। तो अब ये श्वास लेना छोड़ना कैसे करना है, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये योनि पोज मुद्रा पोज बना लिया है। अब उसके बाद आपको श्वास लेना और छोड़ना है, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज इसके साथ करनी है। कैसे करनी है, कोई एक मंत्र पकड़ लीजिए, मैं आपको 2-3 मंत्र बता देता हूँ और उस मंत्र के 2 भाग कर लीजिए। आधे भाग में आपने श्वास को खींचना है और आधे भाग में श्वास को छोड़ना है। उदाहरण के लिए मैं समझो कि ये महामृत्युंजय मंत्र है, तो मैं महामृत्युंजय मंत्र है तो उसमें उसका आधा भाग है जो आप मन ही मन में बोलते हैं, मन ही मन में बोलना है और वो श्वास लेते हुए बोलना है। और उसके बाद आपको 1-2-3 सेकंड के लिए आपको रुकना है कि वो आपका श्वास अंदर कहाँ तक गया, और उसके बाद ऑब्जर्व करने के बाद 2-3 सेकंड के बाद में आपने उसको छोड़ना है, बाकी का आधा मंत्र मन में बोलते हुए। तो जैसे मैं आपको जोर से बोल करके बता रहा हूँ, जिसको आप मन में आपको बोलना है। ये पॉज बनाने के बाद आपको देखिए थोड़ा सा, आपको थोड़ा पीछे गर्दन उसमें कमर पे थोड़ा दबाव आएगा, गर्दन भी सीधी रहेगी, तो इसमें मुद्रा में ऐसा रहेगा। अब आप बोलते हुए करते हैं इसको, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। इसको मैं मुंह से बोल रहा हूँ इसलिए मेरे को श्वास लेने का कोई क्रम नहीं होगा, लेकिन आप जब ब्रीदिंग करते हैं तो आपको अब इसको कैसे करना है। अब जैसे ही आप इसमें श्वास भरते हैं देखेंगे आपके अंदर में आपका अंदर जो है अंदर फ्लोटिंग हो जाती है। उसको 1-3 सेकंड के लिए आप रोकिए, ऑब्जर्व कीजिए और फिर उसके बाद उसको छोड़ते हुए आपको बाकी का भाग बोलना है जो मन में बोलना है। पूर्वारुक्म्यो बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता। तो ये जो मंत्र है इसको आपने 2 भाग में करके बोला, और कैसे करना है उसको मेरे साथ करिए आप अगर तो कर रहे हैं तो। होल्ड, रिलीज। तो ये ऐसा मंत्र को किया। आप चाहे तो इसकी जगह आप गायत्री मंत्र भी कर सकते हैं, उसको भी 2 भाग में कर सकते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये आधा भाग हो गया। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, दूसरा भाग गया। आप एक भाग को बोलते हुए आप सांस खींचिए, रोकिए 2-3 सेकंड के लिए, फिर छोड़ते हुए मन में वो बाकी का दूसरा भाग करिए। आप चाहे तो कोई भी मंत्र ले सकते हैं, आप जैन मंत्र ले सकते हैं, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। ये मंत्र को 5 लाइनें हैं उसकी, कोई बात नहीं। आप पहले 2 में श्वास खींच सकते हैं, 3 में छोड़ सकते हैं, 3 में आप खींच सकते हैं, 2 में छोड़ सकते हैं। आप आधा मंत्र मन में बोलते हुए श्वास लीजिए, आधा मंत्र बोलते हुए छोड़िए। इस तरह से आपको ये एक संख्या बना लीजिए, जितना आप कर सकते हो 15-20 की संख्या पर। मेरा ये कहना है कि योनि मुद्रा पोज में आपको रोज 5 से 10 मिनट के लिए बैठना है, कोई भी समय सकता है। अगर ये आप भोजन के 1-2 घंटे पश्चात करते हैं तो ज्यादा अच्छा है, इससे आपको भोजन के पाचन में भी सहायता मिलती है और आपके जो तो ये आपका योनि मुद्रा आसन जो है ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। और इसके अलावा एक आसन है शशांक आसन। शशांक आसन यानी खरगोश, खरगोश की मुद्रा बनाने का आसन है। तो आराम से वो भी आपको वज्रासन में करना होता है। वज्रासन में बैठ जाइए, हाथ ऊपर करिए और आप हाथ को नीचे लाते हुए अपने माथे को जमीन से लगाना है। बाकी आपका खरगोश की तरह एक तरह से लंबलेट हो गए। दंडवत जैसे प्रणाम करते हैं तो दंडवत प्रणाम में तो पांव भी पूरा लेटा देते हैं, लेकिन आप इसमें दंडवत जो प्रणाम कर रहे हैं वो आप वज्रासन में बैठे बैठे आप कर रहे हैं। ये एक शशांक पोज बनता है। ये फाइब्रोइड की प्रॉब्लम को और हर प्रकार के उससे रिलेटेड दर्द वगैरह को दूर करने, तो इस तरह से ये आपको मैंने योनि मुद्रासन, शशांकासन, विपरीत करणी आसन और सर्वांगासन, ये 4 आपको आसन बताए। इस तरह से आप इसको अपने
जीवन में अपना सकते हैं। तो आज मैंने ये आपको कुछ टिप्स दिए हैं, इन टिप्स को आप अपना सकते हैं। अब एक जो आखिरी बात मैंने आपको कहनी है, जो मैंने शुरू में कही थी वुमेन एम्पावरमेंट की बात, ये विचारधारा के अनुसार ये करीब आज से 10 साल 11 साल पहले ये विचार मेरे मन में आया था, और मैंने कहा था कि ये क्या वुमन राइट्स की बातें करते हैं। मुझे ध्यान में आता है हमारे देश के अंदर में पहली लोकसभा स्पीकर पहली बन गई तो उसके लिए बड़ा हुआ, अरे हमने वुमेन को देखो कहाँ तक आगे बढ़ा दिया। फिर बोले पहली बोले वो इंदिरा नूई है, वो देखो पेप्सी की बड़ी सीईओ बन गई है, बड़ी बड़ी कंपनियों को बन गई। कोई बोले आईसीआईसीआई की बड़ी कंपनी बन उसकी सीईओ बन गई। कोई महिलाएं आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है। और लोग कह रहे हैं कि अरे देखो हमने इतना वुमेन एम्पावरमेंट कर दिया, अच्छी बात है, बढ़िए ना। पढ़ेंगे, लिखेंगे, बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो पुरुषों का क्षेत्र क्या, स्त्रियों का क्षेत्र क्या, सब कुछ हो सकता है। तो मातृशक्ति के लिए इतनी बात कहूंगा कि वो समर्थ हैं, योग्य हैं, कैपेबल है, सक्षम है। वो पुरुषों के हर क्षेत्र में पहुंच सकती है और पहुंच रही है, पहुंच गई है। आज विमान भी उड़ाने लग गई हैं और फाइटर जेट भी चलाने लग गई हैं, और सेना में भी, और बॉर्डर पे भी तो लड़ती हैं। और इजराइल के अंदर में तो वहां महिलाओं के लिए बड़ा कंपल्सरी है, सभी स्त्रियां भी वहां बॉर्डर पे जाती हैं। तो क्या है कहने का, आप हर क्षेत्र में जा सकते हैं, लेकिन आपके क्षेत्र में पुरुष नहीं आ सकता है। तो आपको और किसके अधिकारों की बात करनी है, वो बात छोड़िए। अधिकारों के लिए आपको कोई और अधिकार की आवश्यकता नहीं। आपका जो अधिकार परमात्मा ने दिया, आपको उसका रक्षण की अधिकार करना है, और उसका अधिकार रक्षण का यही है। तो एक संस्था का बीज मैंने आज से 10-11 साल पहले किया था, गौरी फाउंडेशन, और वो नारियों के लिए, जिसमें जब लड़की प्यूबर्टी एज में एंटर करती है वहीं से उसकी जो वीकनेस होनी शुरू होती है शरीर की, उसको कमजोर नहीं होने देना, उसकी वीकनेस को एड्रेस करते हुए चलना। यानी उसको हर महीने, क्योंकि उसको वीकनेस आनी है, ब्लीडिंग होनी है, फ्लो होना है, उसको कमी पूर्ति करने के लिए, कंपेंसेट करने के लिए कुछ न्यूट्रिशन, कुछ विटामिन, कुछ जो भी डिफिशियंसी आ रही है उसको एड्रेस करती जाना। तो हमारी ये संस्था और आयरन और कैल्शियम की गोलियां और सिरप और हर्ब्स उन लड़कियों को, उन स्त्रियों को जिनको ये इश्यू आता है और जो नीडी हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, जो जिनको इसका जानकारी तो है नहीं, बल्कि लेकिन समर्थ भी नहीं, योग्य भी नहीं, उनके लिए कैपेबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियल, तो उनको कॉम्प्लीमेंट्री ये डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य संस्था करती है। हाँ, हाइजीनिक पैड्स भी उनको दिए जाते हैं, क्योंकि रॉन्ग पैड के कारण से भी और ये समस्या बढ़ती है, इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन से भी प्रॉब्लम आती है। तो इसको एड्रेस करने के लिए राइट टाइप का और तो सैनिटरी नैपकिन भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये ऐसी संस्था है। गौरी फाउंडेशन, नाम गौरी फाउंडेशन है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जो नाम गौरी फाउंडेशन है तो उनको कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेना है, कि उनको ब्यूटीफाई करने के लिए ब्यूटिफिकेशन के टिप्स देने हैं या उसके कॉस्मेटिक देना, ये सब नहीं। असल में नारी गौरी वही है जो संसार में प्रजनन कर सकती है, यानी उसकी जो क्षमता है उसके कारण से उसका मान सम्मान है, रंग रूप से नहीं। उसका असली रंग जो है, स्त्री का असली रंग वही है जो संसार का निर्माण करे। तो इसके लिए वो गौरी फाउंडेशन, और उसके अधिकार, उसका अधिकार है स्वास्थ्य, हेल्थ इज, एंड रिप्रोडक्शन हेल्थ इज माय फर्स्ट राइट, माय बर्थ राइट। ये नारी को देना है, उसके लिए हम जो कर सकते हैं। तो ये गौरी फाउंडेशन की संकल्पना ऐसी बनी हुई है जिसमें उनको ये दिए जाएंगे। अगर ये न्यूट्रिशन, ये आयरन, कैल्शियम, विटामिन उनको शुरू से ही मिलना शुरू हो जाए, 10-12 साल की एज से ही जब उनको मिलना शुरू हो जाएगा, तो वो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और मेनोपॉज आएगा भी बड़े आराम से, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई तरह की फाइब्रोइड्स की ये सब समस्या होगी नहीं। इसके लिए ये गौरी फाउंडेशन है। मैं आप सबसे अपील करता हूँ उससे जुड़ने के लिए। जितनी भी माताएं बहनें हैं वो जुड़े, अपनी बच्चियों को जोड़ें, और जो समर्थ हैं वो अपने क्षेत्र में जो जरूरतमंद ऐसी स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, उन कन्याओं को, उन स्त्रियों को, उनको न्यूट्रिशन की चीजें मुहैया कराएं, उपलब्ध कराएं, उनको सही नेपकिन, सैनिटरी नेपकिन उनको सही समय पर सही और हाइजीनिक प्रोवाइड कराएं, बांटें, उनके अंदर में वितरण करें।
उनको जानकारी दे, उसका ज्ञान दे, उनका खान पान ठीक करने के लिए उनको बताएं कि किस तरह से अपने खान पान को शुद्ध रखते हुए वे अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकती है, अपने ओवरी को बचा सकती है, अपने को बचा सकती है और प्रजनन शक्ति का को मेंटेन करते हुए संसार का ये अधिकार जो उनको मिला है उसका पूरा पालन कर सकते हैं। तो यही कारण है, यही जागृति करने का ये गौरी फाउंडेशन का कार्य है। आप सब इससे जुड़ सकते हैं और इससे जुड़ने के लिए इसका व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप इसमें संपर्क कर सकते हैं। और जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के बाद हमारे जो एडमिन है, जो मैंने जिनको इनका उत्तरदायित्व दिया है, जो भार दिया हुआ है, कुछ सिलेक्टेड जिनको समझा करके मैंने कुछ ही बहनों को ऐसा अधिकार दिया हुआ है जिनको जो ये कार्य करती हैं, आप उनको से संपर्क कर सकते हैं और उनको जोड़ सकते हैं। इतने साल हो गए लेकिन ये बड़ा गुपचुप से अपनी क्षमता के अनुसार थोड़े रूप में चल रहा था, अब उसको थोड़ा बड़ा रूप दे सकते हैं। आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे से उसको और विस्तृत करने का कार्य आप सब लोगों के सहयोग के माध्यम से हो और आप सब लोग उससे जुड़े। इसमें रमिता जी हैं जो होप इंडिया से बहुत भाव से जुड़ी हुई हैं और होप इंडिया के साथ अनेक प्रोजेक्ट में प्रोग्राम्स में उसमें जुड़ी हुई हैं। होप धारा की जो लाइब्रेरीज हैं उसमें भी जो भी एडमिन हैं और बच्चों के लिए कहानियां लिखती हैं, ऑथर हैं वो, और अच्छी अच्छी कहानियां उनकी किंडल पे भी उनकी वो कहानियां चलती है हिंदी में, इंग्लिश में, तो ऑडियो में भी उनका होता है। तो वो गौरी फाउंडेशन के साथ भी जुड़ी हुई है, तो भी उनके साथ में कुछ दायित्व है और वो मार्गदर्शन करने के लिए इस समय वो 2 महीने के लिए एक उनकी नई बुक आ रही है, उस बुक को लिखने में व्यस्त हैं, अधिक समय नहीं दे पा रही है, लेकिन इतना जरूर करेंगी वो आपके लिए कि आपको अगर किसी को भी जानकारी लेनी है तो वो आप अपना नंबर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। रमिता जी हैं, रमिता जी हैं क्या? जी हाँ रमिता जी, आपका जो है कांटेक्ट है, वो आपसे कोई भी कांटेक्ट करें, मुंबई के खास तौर से जो लोग हैं, बाहर के जो भी कहें, वो आप उन सबको और मार्गदर्शन कीजिए। और जो गौरी फाउंडेशन का जो ग्रुप है, लाइब्रेरी में एक गौरी फाउंडेशन का ग्रुप है, उसके साथ में आप जुड़िए और उनसे संपर्क करा दीजिए। सुजाता जी हैं उसके अंदर में जुड़ी हुई हैं, तो वो उनको अटेंड कर सकती हैं। रिजुन इस बारे में उनको लीड करेंगी, मार्गदर्शन। गौरी फाउंडेशन को बहुत अधिक समय नहीं दिया जा पा रहा है, लेकिन रिजुन भी व्यस्त है थोड़ी, फिर भी रिजुन उसको लीड कर रही है इस समय और आगे भी उसको मार्गदर्शन करने में आप सब लोगों को वो हेल्प करेंगी। तो रमिता जी, आप मुंबई के लिए आप अधिकृत की जाती हैं, आप ऑथोराइज्ड हैं। जो भी किसी को भी गौरी फाउंडेशन से जुड़ना है और उसके बारे में जानकारी लेनी है, कहीं पर भी कोई मदद की आवश्यकता है, लड़कियों को, स्त्रियों को जो असमर्थ हैं, उनको किसी भी तरह के न्यूट्रिशन की, विटामिन की, कैल्शियम की, आयरन की गोलियों की और इस तरह के जो नारी स्वास्थ्य से संबंधित, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी हेल्थ है उससे संबंधित कोई भी उनकी समस्या है और उसमें उनको कोई भी अगर उनको सहयोग देना है, कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री देना है, तो उस सब के लिए आपसे संपर्क करेंगे और गौरी फाउंडेशन से आप जुड़ सकते हैं और गौरी फाउंडेशन से मार्गदर्शन लेकर के ये कार्य वो अपने क्षेत्र में कर सकते हैं। जो बहनें, जो माताएं इससे जुड़ेंगी, कोई देश में कहीं से भी, चाहे इंदौर से हो, जयपुर से हो, बेंगलोर से हो, रोहतक से हो, वो सब भी आप अपने क्षेत्र में इस कार्य को बढ़ा सकते हैं। हमारा संगठन ऐसा कार्य नहीं करता बाकी तरह कोई ब्यूरोक्रेटी के लिए कि आपको हमारे से परमिशन चाहिए, ये चाहिए, तो आपको अधिकार है, आप अपने क्षेत्र में, हमारा कार्य प्रेरणा देना है, हम आपको जगा रहे हैं, जागृत करने का कार्य करते हैं। गौरी फाउंडेशन भी आपको जागृत करने का ही कार्य करता है, जहाँ आपको आवश्यकता चाहिए मार्गदर्शन चाहिए, वहाँ गौरी फाउंडेशन मार्गदर्शन करेगा और आप अपने क्षेत्र में भी आप और वहाँ जो आप कार्य करते हैं ना, उसकी आप हमको फीडबैक दीजिए, उसकी जानकारी हमारे तक पहुंचाइए, ताकि हम गौरी फाउंडेशन में हम कह सकें कि गौरी फाउंडेशन से जुड़ी महिलाएं और बहनें देखो कितना अच्छा कार्य कर रही हैं और दूसरे उससे प्रेरणा ले सके, हम उनको मोटिवेट कर सके। तो रमिता जी यहाँ के लिए दिक्कत की जाती है, तो आप जो भी आपके पास में कोई कॉन्टेक्ट करता है तो आप उनको कॉन्टेक्ट को आप गौरी फाउंडेशन से जोड़ने के लिए आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा और बाद में आप जब आपको समय हो आप उसके बाद में समय अधिक थोड़ा देते हुए इस अभियान को आगे तक बढ़ाना है और पूरे देश में ही नहीं, विदेश में भी इसको पूरा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना है कि वुमेन्स रियल एम्पावरमेंट इज प्रोटेक्शन ऑफ देयर हेल्थ, ताकि सब
मैं बाकी सब ढकोसला, पाखंड और असत्य व्यर्थ मानता हूँ। बाकी नारियों के अधिकारों की बात करना है, उनको ये अधिकार देना, वो देना, ये देना, ये सब मैं समझता हूँ कि ये सब पाखंड है। उन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता मतलब वो उनकी सामर्थ्य वो अपने आप ले रही है, ले लेंगी, क्योंकि समाज में आज वो ऐसा भेदभाव रहा नहीं है और न रहने वाला है। तो वो सब मिलेगा। वो पुरुषों के क्षेत्र में भी जाएंगे, उनको सब अधिकार होगा, कहीं भी ऊंचे पद पे भी जा सकते हैं, उनको कोई रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं। भगवान ने उनको जो अधिकार दिया है, सबसे पहले उसके संरक्षण के अधिकार की, उसकी रक्षा करने का अधिकार, वही उनके लिए रियल एम्पावरमेंट है। तो ये हमारी धारणा है। इस धारणा का, उस अभियान को सर्वत्र पहुंचाना है। तो आज के दिन इस बात को लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको बहुत बहुत वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छी संतान उत्पन्न हो, हिंदुओं की आबादी बढ़े, अच्छी आबादी बढ़े और सब लोग सुखी रहें और उनका सबका खान पान स्वस्थ हो, सारी माताएं बहनें सब स्वस्थ रहें और भगवान के दिए हुए इस संसार के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य बड़ी स्वस्थ रहते हुए प्रसन्नता के साथ उसको खुशी खुशी आगे बढ़ाती रहे। इसी शुभकामना के साथ में आप सबसे मैं विदा लेता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके कोई प्रश्न है क्या? मैंने आप कीजिए, कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, पर आशा है कि आपको इन सब प्रश्नों के उत्तर उसमें मिल गए। कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है? और नहीं तो मैं एंड करता हूँ। Am I audible? यस सर। कोई क्वेश्चन नहीं है ना? थैंक यू। अभी तक नहीं आया है सर, आ रहे हैं सवाल। ठीक है, और जो सवाल आप ले लीजिए, और कोई भी अगर किसी को भी काउंसलिंग चाहिए, किसी को गाइडेंस चाहिए, आप कॉन्फ्रेंस में उनको लेकर के, मेरे से आप अपॉइंटमेंट लेकर के आप कंसल्टिंग करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय जय राम, जय हिंद। मैं ऋषि सर का धन्यवाद करता हूँ आज के इस सेशन में इतनी जागरूकता देने के लिए और स्पेशल बातें बताने के लिए। दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव सेशन बाय ऋषि सर। आई thank all the participants for joining us today and taking the benefit of today's session on fibroids. हम आपको इसी तरह ये सेशंस के लिए हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फाइब्रोइड्स पे बात करना सिर्फ एक सेशन में कंप्लीट कर दे ऐसा जरूरी भी नहीं है, बट एक लास्ट मैसेज के साथ आपको सिम्टम्स जो आपके फाइब्रोइड इश्यूज में आते हैं वो मैं आपको बता दूं कि कुछ महिलाओं की नहीं, बहुत सारी अनेकों महिलाओं की एक आदत है कि वो सुबह उठ करके जो बाजार में चाय मिलती है वो पीती है। और फाइब्रोइड्स या इस तरह के रिलेटेड इश्यूज में बहुत बड़ा कारण है जो चाय उनको अफेक्ट करती है। अगर आपकी हैबिट है, आप ये चाय उठ करके आप पीते हैं ब्रेकफास्ट से पहले, सबसे पहले चीज आप ये चाय पीते हैं, तो ये बहुत हानिकारक है। आप समझ जाइए आपके लिए जहर का काम करती है। तो फाइब्रोइड्स की समस्या को अवॉइड करने के लिए आपका जो यूट्रस है, जो इतना सेंसिटिव ऑर्गन है, वो हेल्दी रहे हमेशा के लिए, आप इस तरह का एजुकेशन आप और भी लोगों को मोटिवेट करके देते रहें और स्वस्थ लाइफस्टाइल के द्वारा आप लोगों को इस तरह जोड़ेंगे तो उनको इस तरह की वेबिनार्स उनको मिलती रहेगी। मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज के सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल स्वस्थ लाइफस्टाइल एंड स्टे अपडेटेड फॉर मोर वीडियोस। आपको और भी इस तरह के सेशंस में रिकॉर्डिंग आपको देखनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके बहुत सारे समस्याओं पे आप ये सेशंस को फिर से दोबारा देख सकते हैं। धन्यवाद।